बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज यूजुअल आज का जो हमारा सेशन है जी वो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है। पहले आपके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो 10 की पॉइंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। हाँ जी मिस, आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया था ट्रायल बैलेंस एरर के बारे में कि वो आउट हो गया जी। इसमें आपने एक एंट्री बताई थी, वो थी ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्चुअली ये होता है, फर्ज करें आपने 19 लिखना था, आपने 91 लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाले जरा। ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा निकाले कितना होता है? कितना है? 91 माइनस 19 72 है। तो जो डिफरेंस होगा वो 9 पे मेरा है डिविजिबल हो जाएगा। चक्कर है 7 पे या 9 पे वो डिवाइड हो जाता है। 8 पे टोटली हो जाता है। चक्कर है 91 माइनस 19 8 पे डिवाइड हो जाता है। 9 पे टोटली हो जाता है। 9 पे 7 पे नहीं हो रहा। जी 9 पे हो हाँ जी, जाता 9 पे पूरा हो रहा है। है। 9 पे वो डिवाइड हो जाता है। हाँ तो जी। अगर आपका डिफरेंस इस तरह का है तो आप समझे कि आपने एक फिगर को आगे पीछे कर दिया। यानी अगर आपने 12 को 21 लिख दिया, ठीक है, या तो वो इसको ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। आपने एक फिगर को डिजिट को दूसरे डिजिट पर ये ट्रांसपोज समझ नहीं आ रही थी कि 9 से आपने क्यों डिवाइड किया। नहीं, मैंने नहीं किया, वो हो जाता है। जब आप इस तरह का एरर करेंगी तो वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोई ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया। तो डिफरेंस को करना है। डिफरेंस को 9 पे डिवाइड करके चेक करना, अगर हो गया, ये एक तरीका है, यानी ट्रायल बैलेंस की फिगर आउट होने को चेक करने का तरीका है। ठीक है, हाँ जी। और मिस साहब का कोई सवाल नहीं? हाँ जी मिस साहब का, हाँ जी मिस साहब का कोई सवाल हो, आपने पढ़ा हो? ग्रेस पीरियड से रिलेटेड। ग्रेस पीरियड में बता देते हो। देखिए ग्रेस जब आप लोन लेने जाए, देखिए उमूमन क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, ये होता है कि मैं कहता हूँ जी मुझे ना आपने 4 करोड़ लोन लेना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, सिक्योरिटी ये वो सारे क्रेडेंशियल मैंने पूरे कर दिए। मैंने कहा देखें अब मैं मशीनरी लाऊंगा, बिल्डिंग भी बनेगी, उसमें वो लगेगी, फिर मैं ट्रायल रन करूंगा, फिर मेरी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर वो मुझे पैसा आए, फिर मैं परचेज करूंगा, फिर वो जाएगा, फिर पैसा आएगा। तो इस प्रोसेस में जनाब 1-2 साल गुजर जाएंगे। तो अब मैं आपको पैसे कहाँ से वापस करूं? पैसा तो लग गया मशीनरी में या बिल्डिंग के ऊपर, तो अब मैं किधर जाऊं? तो मुझे आप दे दे ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड में मार्कअप तो चार्ज होगा लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होगी, ताकि मैं उस पीरियड में अपने आप को सेटल डाउन करके, कहते हैं ना मुझे खड़ा होने की जगह दे दे, बैठने और लेटने की जगह बनेगी। अब मुझे खड़ा कर दे, उसके बाद बैठना और लेटना मेरा काम है। मैं प्रोडक्शन करूंगा, मेरा पैसा आएगा, तो मार्कअप तो मैं दे ही रहा हूं आपको। तो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद आपकी किस्तें भी शुरू कर दूंगा मैं। सर उस 1-1.5 साल के दौरान जो ग्रेस पीरियड होगा उस दौरान उसे मार्कअप की पेमेंट करनी होगी। मार्कअप की पेमेंट करनी होगी, मार्कअप की या तो फिर वो नहीं मार्कअप देखो जब प्रिंसिपल इतनी फेवर बैंक नहीं आपको देगा कि सारा कुछ ही आपको देके वो तो मुंह तकता रहे। वो इन्वेस्टर नहीं है, वो लेंडर है। तो उसने प्रिंसिपल में आपको टाइम दे दिया है, मार्कअप तो आपने देना ही देना। हाँ, एक और तरीका भी होता है। हमारे पास ना एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सीजनल थी, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा उसकी रीपेमेंट की डिजाइनिंग बहुत अच्छी थी, आपके काम आएगी। उनका बिजनेस चलता था गर्मियों में, सर्दियों में 4-5 महीने उनका ऑफ हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, रीपेमेंट स्केड्यूल को ऐसे बनाया कि जब सर्दियां आती थी वो कम हो जाता था और जब गर्मी आती थी वो बढ़ जाता था। उसने कहा जी मेरे बिजनेस के साथ रीपेमेंट होगी आपकी। मसलन अगर आपका पूरे साल में 12 लाख मैंने वापस करना है, तो सर्दियों में आप मुझसे लेंगे 50,000 और गर्मियों में हो जाएगा 1.5 लाख। उन्होंने रीपेमेंट ऐसी बनाई हुई थी। तो देखिए अपने घर से कोई बंदा ला के नहीं देता, वो कमाएगा तो उसी में से आपको देगा। दिस इज वाई द ग्रेस पीरियड इज बीइंग देयर, दिस इज वाई द रीपेमेंट हैज बीन रीडिजाइन। अमूमन ये नहीं होता, अमूमन फ्लैट होता है। अच्छा जी आपकी किस्तें हो गई, 12 किस्तों में वापस कर दें, 24 किस्तों में, 60 किस्तों में, इक्वल अमाउंट पे आप मुझे वापस करते जाए। हाँ, मार्कअप की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अमूमन जो रीपेमेंट्स होती है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इक्वल अमाउंट्स करके कुछ इस तरह कर लिया जाए। लेकिन आप चूंकि बिजनेस कर रहे होते हैं, पैसा बिजनेस में जाना है भाई, उसने इस्तेमाल होना है।
मेरे पास आएगा, देखें चल रहा हो ना बिजनेस, चल रहा हो ना, तो बंदा छोटी फीटी के भी खा जाता है, अच्छा कोई बात, जाने दो यार जाने दो, खैर है खैर, आगे चलो आगे। वो जब ना चल रहा हो तो उसको 1 रुपया भी चुभता है कि भाई ये क्यों आया मेरे पास, ये क्यों पेमेंट आई मेरे पास। तो होने पे जेब भरी हो तो बंदा खर्च भी देता है जनाब, बाकी वो दिल गुर्दा अपनी जगह पे है, वो तो अपनी जगह। बिजनेस होगा तो मैं उसमें से आपको वापस करूंगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर लोग डिफॉल्ट भी तो कर जाते हैं ना, वो कहते जी आपकी हम चीजें बेच देंगे, उसने कहा जी बेच दें अब, और तो कुछ बचा ही नहीं अब मुझे तो बेचने से रहे आप, आपके पास सिक्योरिटी है बेच दो भाई, पैसा निकलता निकाल लो, मेरे पास नहीं है भाई, नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं चल रहा कारोबार, चल रहा हो तो आप फौरन दे के बाहर आ जाते हैं। जी जनाब, और कोई भी आपका सवाल है? चले ये हो गया, अब आते हैं जी अगले सेशन की तरफ, जो आज का आपका सेशन है उस पर जरा बात कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि अगर मैं तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे करूंगा इसकी, ठीक है, जो मुझे अच्छा 10 क्वेश्चन है, 10 में से जो मुझे अच्छा लगेगा वो सबसे पहले आ जाएगा, और छोटा क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ पहले आए। इसमें सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है, सिर्फ मोटा मोटा एक सवाल है शेयरिंग है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में अब फाइल कैसे करनी है? देखिए लीगली अब रिक्वायरमेंट ये है, मोर देन आप समझे 90% केसेस वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल, ऑनलाइन फाइलिंग, मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके ही उसका पिन कोड पासवर्ड लेके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके तो आप ऑनलाइन ही रिटर्न अब फाइल करेंगे, और रिटर्न्स के फॉर्मेट्स वो अपलोड कर देते होते हैं, किए हुए हैं बल्कि, उसी के मुताबिक आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि अभी भी कुछ लोग मैनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन जब तक वो टैक्स ऑफिस वाले उसको लेके ऑनलाइन आपकी रिटर्न को फीड नहीं कर देते, आपको एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे जी एक्टिव टैक्स पेयर का मैंने क्या करना है? आपको ये होगा कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते तो काफी जगहों पे आपके टैक्स के रेट्स डबल हो जाएंगे। मसलन अगर आपने सेल की तो आपका 4.5% टैक्स कटना था, वो 9% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिविडेंड आना था, अगर वो 10% है तो वो 20% पे चला जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट कराया, प्रॉफिट ऑन डेट, वो 15 है तो 30 हो जाएगा, वो आपको डबल रेट देने पड़ जाएंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए शुरू हो जाएगा। आपको अल्टीमेटली एटीएल की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आना पड़ेगा। तो बेहतर कोशिश ये करें। देखें ऑनलाइन के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आपको बताता चलूं, फिर इस सवाल को क्लोज करते हैं। पहला, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप रात के 12 बजे भी आखिरी दिन और सिस्टम चल रहा होता है, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आप रात के 12 बजे भी हमने अपनी रिटर्न रात के 11:59 तक फाइल की, ठीक है, क्योंकि अगले 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा, आप लेट हो गए, फिर आप टाइम मांगे, वरना रिटर्न जो है उसकी पेनल्टी और वो प्रोसिक्यूशन आपको पता है वो शुरू हो जाती है। बहरहाल बात ये है, आपको लाइन में नहीं लगना। दूसरा, आपकी रिटर्न को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, पूछे क्यों? मैनुअल में आपने स्टैंप लगाई, अक्सर वो कहते हैं कि जनाब ये फेक है, ये रिटर्न आपकी जेन्युइन नहीं है, ठीक है। आमिर हनीफ साहब इंशाल्लाह ताला आपका सवाल लेते हैं, वो कहते हैं डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रोफाइल सबमिशन। हाँ जी आमिर साहब, बात करते हैं अभी थोड़ी देर। अच्छा चले, उसने कहा जी आपकी ये रिटर्न फेक है, आपको कैसे पता? जी ये स्टैंप हमारी नहीं है। ऑनलाइन में आपने जब उसको फाइल करना है, उसकी सॉफ्ट फाइल को डाउनलोड करके सेव भी कर ले और हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के फाइल में रख ले, तो आपकी रिटर्न को अगर चैलेंज होगा तो कहेंगे जनाब ये देखें ऑनलाइन वाली, ये मैंने फाइल की हुई है, सिस्टम में आ रही है या नहीं आ रही ये मुझे नहीं पता, आप चेक कर ले, हमारे पास अवेलेबल है। तो ये पहला आपका तरीका आपके पास आ गया कि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मैनुअल की ऑप्शन नहीं है, कंपनी ऑप्शन नहीं है, एओपी या इंडिविजुअल जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है ऑप्शन नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी रिटर्न्स चली ही ऑनलाइन गई है, मैनुअल वाला कॉन्सेप्ट आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चले नंबर 1। अच्छा आगे चलते हैं जी। अच्छा इसको मैं ओके करता जाऊं जी, जो 10 में से हो जाए। फिर है जी दूसरा मेरा सवाल आपसे जो शेयरिंग करनी है हमने, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्शन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो आपने ऑडिटेड या अनऑडिटेड बैलेंस शीट में आपने जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाया है,
उसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहा जाता है। वो मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है, 10 और मोर मेथड्स हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब मैनेजमेंट की जैसे मसलन मशीन आर बेस, लेबर आर बेस, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, लाइन लगी हुई है वहां आपके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। लेकिन टैक्स के अंदर टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट का सिर्फ एक ही मेथडोलॉजी है और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, गाड़ियां, ठीक है, इन पे रिड्यूसिंग बैलेंस के अलावा आपके पास मेथड कोई अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये कुछ चीजें आपके पास। दूसरा एक और मेजर डिफरेंस मैं बताता चलूं, जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अकाउंटिंग में मैनेजमेंट तय करती है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, 15%, 20%, 50%, जो भी है उसने तय करना है। लेकिन टैक्स के अंदर जो थर्ड स्केड्यूल है वो ये बताता है कि आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स हुए हुए हैं। जैसे आपकी प्लांट मशीनरी है, उन्होंने 15% उसको फिक्स किया हुआ है। बिल्डिंग ऑल टाइप्स उन्होंने 10% फिक्स किया हुआ है। अब आप टैक्स के अंदर देखिए, कानून आपने कानून के मुताबिक चलना होता है, आपने कानून को नहीं चलाना, उसने आपको चलाना है, ठीक है। तो उसने जो फिक्स कर दिया। एक और बात आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जब आप रिटर्न के अंदर जाके टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको रेट नहीं एंटर करने देगा, उन्होंने रेट फिक्स कर दिया वहां पे, आप बस वैल्यू डालें। अच्छा, अकाउंटिंग की WDV अलग चल रही होगी, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के एसेट्स की वैल्यू जा रही है, टैक्स में टैक्स की जा रही है। इसका मतलब बड़ा क्लियरली आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि जब आप अपना एसेट बेचेंगे तो अकाउंटिंग में डिस्पोजल पे प्रॉफिट या लॉस कुछ और होगा और टैक्स में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कुछ और होगा। तो अकाउंटिंग टैक्स में ना तो वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मानते हैं, ना वो अकाउंटिंग के प्रॉफिट या लॉस जो आपको डिस्पोजल फिक्स एसेट पे होगा उसको भी नहीं मानते, वो दोनों रिवर्स हो जाएंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी और टैक्स का जो प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे वो आपको दिया जाएगा। ठीक हो गया, ये मेन कुछ डिफरेंसेस है। अगर आप बाकी डिटेल में पढ़ना चाहें तो सेक्शन 22 आपके पास अवेलेबल है, आप उसको जाके देख लें, बाकी चीजें आपको काफी वहां से मिल जाएंगी। ये कुछ मैंने आपको बताया। एक और मेन डिफरेंस आपके काम आ जाएगा, आपने अकाउंटिंग में जब एसेट को परचेज करना है तो आपको टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन दी जाएगी। टाइम बेसिस, अगर मैं ये क्या है जी, मार्च चल रहा है जी, आज है 16 मार्च है जी, 16 मार्च को अगर मैं एसेट लेता हूं तो 16 मार्च से लेके तो 31 जून अगर मेरा ये एंड है तो आप दिन लगा लें, 3.5 महीने जी, मार्च अप्रैल मई जून, 3 और 3.5 महीने की आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। अच्छा, अब टैक्स में थोड़ा रिवर्स हो गया। टैक्स वाला ये कहता है कि जब आप एसेट परचेज करेंगे आपको 6 माह से ज्यादा की डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो आपका एक और फर्क आ गया, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कुछ और आ रही होगी और टैक्स में कुछ और आ रही होगी। ये जी आपके 2 पॉइंट्स हैं, बाकी मैं आपकी चीजें फिर उनका भी और आपका भी बाद में क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा जी, तीसरा आपके पास है जो मैं कहता हूँ जरा छोटे वाले पहले कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड आपको कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। मैनेजमेंट ने जब अकाउंट्स, मैनेजमेंट इज, पहले तो सेंटेंस बड़ा आप समझ लें, याद कर लें, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिलेक्ट भी उन्होंने करना है और अप्लाई भी उन्होंने ही करना है। मसलन आप डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बनाएंगे, आप अमोर्टाइजेशन की पॉलिसी बनाएंगे, आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की पॉलिसी बनानी है, आपने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बनानी है, आपने टैक्सेशन से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ सिलेक्शन करनी है, ठीक है, डेफर्ड टैक्सेशन कैसे करना है। सो जहां जहां लीगल है वो लीगल होगा, अदरवाइज फिर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करनी है, फिर आपने लीजिंग के बारे में बताना है, फिर लोन्स के नोट्स हैं, फिर आपकी कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड कहाँ पे है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारा कुछ जो है ये अप्लाई सिलेक्ट करके और आपने अकाउंट्स में इसको मेंशन करना होता है। स्पेशली जो लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स है उनमें 3-4 चीजें लाजमी होती हैं, जैसे आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये उसकी आपको, आप एक काम करें, गूगल पे जाके ना किसी भी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स निकालें, आपको ये 4-5 चीजें उसके अंदर लाजमी मिलेंगी, क्योंकि वो
ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो हिस्सा होते हैं। तो आपको बड़ी लंबी चौड़ी पॉलिसीज मिलेगी नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडिटेड लिमिटेड कंपनी। जहां भी प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड आएगा उसको ऑडिट जो है वो कराना पड़ जाएगा। एक बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट ऐड किया SECP में, उन्होंने कहा 10 लाख तक अगर पेड अप कैपिटल होगा तो उस कंपनी को ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन उस सेमिनार में मैं भी था, मैंने कहा सर देखें आपकी ये जो आपकी बिल्कुल अच्छी बात है, आपने एक छूट दी है, लेकिन ये डायरेक्टली इनकम टैक्स लॉ को क्लैश कर रही है। पूछे कैसे? अगला सवाल ये होगा कैसे। इनकम टैक्स लॉ के रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी है, इररिस्पेक्टिव कि आपका कैपिटल जितना भी हो, उसको ऑडिटेड अकाउंट्स रिटर्न के साथ फाइल करना लाजमी है। तो इसका तो फायदा ही कोई नहीं होना। अब या तो आप पहले उसको कानून को बदलें या अपने आप को उसके मुताबिक कर लें, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना जी ये ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, तो रिटर्न वो कैसे फाइल करेगा? और एक और चीज बताता चलो, किसी भी कंपनी को वेदर दे हैव स्टार्टेड बिजनेस और नॉट, लॉस है, प्रॉफिट है, निल है, कुछ भी है, रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अच्छा, रिटर्न भी लाजमी हो गई 114 सेक्शन में, ऑडिटेड अकाउंट्स भी लाजमी हो गए। तो इस प्रोविजन का जनाब कोई फायदा नहीं होना। या तो आप उसके मुताबिक हो जाए, और ये आपको भी पता है कि FBR इज मच मोर हैविंग रिकवरी डिपार्टमेंट है। दीदी आप रिकवरी तो नहीं है, आप तो रेगुलेटरी बॉडी है। आप तो देखते हैं लोग काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग सही हो रही है कि नहीं। वो तो पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए ऑडिटेड अकाउंट्स कैपिटल वाला तो SECP वाला आप भूल जाए, उसका फायदा ही कोई नहीं होना। आपको रिटर्न फाइल करते वक्त उसने मांगे हैं लोगों ने, ला जी ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, बंदे ने फोन कर दी, मुझे 4-5 आए हैं, उन्होंने कहा जी SECP का लॉ ये कहता है कि आपको इसका ऑडिट जरूरी, तो मैं अनऑडिटेड अकाउंट दे दूं। तो मैंने कहा भाई ये फैसिलिटी इनकम टैक्स लॉ देता है जी, नहीं देता। तो मैं कहा फिर उसको क्या करना, वो SECP की हद तक है, और SECP का लॉ इनकम टैक्स लॉ को ओवरराइड नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स लॉ दूसरे लॉ को ओवरराइड करता है। मैं आपको सेक्शन दे देता हूँ, सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ सुप्रीम लॉ के अलावा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना कहे या इंटरनेशनल TT एग्रीमेंट ना कहे, तो कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होगा इनकम टैक्स लॉ से, तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। तो अगर आपका SECP का या कोई दूसरा कानून जो कि इससे सुप्रीम ना हो, तो प्रिवेल कौन करेगा? इनकम। तो बात तो खत्म होगी जनाब इधर ही। अब मैं क्या करूं, आपने बांध दिया मुझे। चले आपके ये भी सवाल हो गया। एक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने दरमियान में इसलिए रखा है जरा टाइम थोड़ा सा लग जाए इसको। अब मैंने पेमेंट्स कर दी है, आप जब सीट पे बैठी होंगी या बैठे होंगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर कहेगा जो जनाब ये मेरी पेमेंट्स हैं, ये लिस्ट है, उसमें अब हेड्स आ रहे हैं। आपने देखा सैलरी, रेंट, परचेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, हर तरह की फिक्स एसेट्स, हर तरह की पेमेंट्स आपके सामने आ गई। उसने कहा जी आपने इसकी पेमेंट करनी है, मुझे बताओ कि ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करो कि मुझे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, SECP या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने कहा देखें, सबसे पहली बात तो ये है किसी भी एक्सपेंस के अगेंस्ट सबसे पहला मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। मसलन मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, सैलरी है तो भाई किसको दे रहे हैं, उसका CNIC दे, नाम पता दे, वो बंदा सामने आके बैठे मेरे और वेरीफाई करे ये बंदा एम्प्लॉई है, वो कोई और ही ना सामने आके बैठ जाए, वेरीफाई करे, मुझे अटेंडेंस रजिस्टर दिखाए, मुझे उसके सिग्नेचर, मुझे डेजिग्नेशन बताएं, कितनी पे आपने अपॉइंटमेंट लिखी वो मुझे बताएं, मैं वेरीफाई करूं ताकि मुझे पता हो कि इतने पैसे मैंने इसको देने हैं। फिर मुझे पता है अगर मैंने 25 से ऊपर देना है तो कैसे पेमेंट है जी, क्रॉस चेक के थ्रू जानी है, ठीक है, चाहे लेबर हो कोई भी हो। चले तीसरा सवाल, अब आपके एक्सपेंसेस पे लिमिटेशन लगनी शुरू हो गई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इनकम टैक्स लॉ 174 सेक्शन में एक्सपेंस डिसलो कर देगा। कच्चा वोचर आप खरीदेंगी बिलालगंज से इधर उधर, कोई चीज अगर कच्चे वोचर पे आई है उसको इनकम टैक्स लॉ या सेल टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं आपको पहले बता दूं। तीसरा, क्रॉस चेक जहां करना है क्रॉस चेक दे। चौथा, आपने टैक्स काटना तो कैसे पता लगेगा कि यार बंदे का टैक्स कब काटना है और कितना काटना है, ये तो मुझे पता है कि पेमेंट करते वक्त काटना है। फिर मैंने देखना है कि अगर सैलरी 6 लाख से ज्यादा होगी टैक्सेबल तब मैंने काटना है, फिर स्लैब रेट अप्लाई होंगे। फिर मैंने चीजें खरीदी हैं तो उस पर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई होगा, पार्टी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है।
फिर आप किसी के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में ना बुक कर रहे हो, मतलब प्रॉपर सोल पार्टनरशिप में, वैसे तो आप डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को पर्सनल बेनिफिट भी दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए वो जरूरी होता है, बिजनेस प्रमोशन के लिए। सो ये 4-5 टेस्ट तो आपने हर एक्सपेंडिचर पे अप्लाई करने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्रॉस चेक, विद होल्डिंग टैक्स और बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। और मुझे पक्का वाउचर चाहिए, ये ना हो कि खुद ही प्रिंट आउट निकाल के ला के रख दे, ये जी 2 लाख की पेमेंट कर दे। तो वो चीज़ क्या है, रेट क्या है, वो चीज़ें आप ऑडिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि कल को आप पे एलिगेशन ना लग जाए भाई 2 लाख निकला, तुमने पैसे किसको दिए, क्यों दिए आपने, और वो चीज़ किधर है जो आई थी, लैपटॉप आपने क्या खरीदा, किधर है वो लैपटॉप, मुझे तो नज़र नहीं आया, ये पेमेंट क्यों हुई इसको। सो फिर आपने उस जब पेमेंट करनी है तो उसके वोचर्स की वेरिफिकेशन आपने अप्रूविंग अथॉरिटी से लेनी है, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। उन्हें कहा सर ये तो अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक, पहले आप अप्रूवल लेकर आए इस चीज़ की, फिर मैं आपको पेमेंट करूंगी, ऐसे नहीं होगी पेमेंट, क्योंकि पैसे एक दफ़ा निकल गए ना, तो पैसे वो कहते ने वही ने जो ਤੁਹਾਡੀ जेब से जो आपकी जेब में है वो आपका पैसा, वरना दूसरे का हो जाएगा। अच्छा जी, कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन अब ये आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है, ठीक है। किसी भी, अब आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, वो ये है कि टैक्स लॉ ने टैक्सेबल इनकम निकालने के प्रोसीजर डिफाइन किए हुए हैं। उन्होंने इनको 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिफाइन किया हुआ है, मोटा मोटा सा। इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। हर इनकम को उन्होंने क्लास बना दी, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, तीसरा, चौथा कैपिटल गेन, और 5वां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स उन्होंने आपको उसका तरीका कि वो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी डिडक्शंस माइनस होंगी, कौन सी रिडक्शंस हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, रिबेट्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो सारी लेके तो फिर आपने टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बस मोटी मोटी 3 चीजें बताऊंगा। एक होती है इनकम, एक होती है टोटल इनकम, और एक होती है टैक्सेबल इनकम। पहले आप इनकम निकालेंगे, फिर इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को भी जमा करेंगे, ठीक है, या और तमाम इनकम्स को जमा करेंगे, तो वो आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। यानी तमाम हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम को जमा करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आपने माइनस करना है एग्जेम्प्ट इनकम को और डिडक्टेबल अलाउंसेस। अभी इतने काफी हैं, वो क्या होते हैं बाद में बताऊंगा। डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये 2 चीजें आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। अब बड़ी कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए कि मुझे टैक्स मेरी टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, मैंने पहुंचना वहीं पे ही है। आया मैं अब इनकम से हूं, फिर मैं पहुंचा हूं टोटल इनकम पे, फिर मैं पहुंच गया हूं टैक्सेबल इनकम पे। अच्छा जी, ये आपका कुछ एरिया हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर मुझसे, पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। आप एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट जो है वो क्यों करते हैं, और फिर दूसरा होगा कैसे करते हैं। देखिए क्यों करते हैं, अगर आपने देखें आप एक बिजनेसमैन है, आपने या बिजनेस लेडी है, आपने चेक किया कि जी मुझे मंथली अकाउंट्स बना के दो, तो आप क्या क्या फैक्टर देख रही होंगी। आप कहेंगे अच्छा यार इस महीने में सेल कितनी हुई है दिखाओ, अच्छा ये हुई है, अच्छा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है वो बताओ, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस कितने, यार ये एडमिन एक्सपेंसेस इतने थोड़े क्यों हैं, उसको देखते ही पता लग जाएगा। हम तनख्वाहें 5 लाख रुपए महीने की दे रहे हैं, मुझे सैलरी आपकी यहाँ नजर ही नहीं आ रही, और जी वो गलती होगी, अक्रूवल डालनी थी, डाली नहीं हमने, आप अक्रूवल डालें ताकि उसको एक्सपेंस नजर आए। अच्छा जीपी उसने देखा ग्रॉस प्रॉफिट, अक्रूवल डाली, उसने कहा जी जीपी 50%, हमारे बिजनेस में हमें तो 20% से ज्यादा जीपी मिलता नहीं, ये 50 कैसे आ गया। पता चला जी कि उसमें से परचेज आपने अक्रूवल की हुई थी, परचेज स्किप की हुई है, और ये परचेज की एंट्रियां पूरी डालो भाई, तुमने सिर्फ कैश की या चेक की परचेज डाली हुई है, अक्रूवल आपने इनवाइस आई हुई है वो डाली क्यों नहीं आपने। सो अक्रूवल हर लिहाज से जो रिसीव्ड और पेड हुआ है वो तो आना ही आना है, उसके अलावा जितनी अक्रूवल्स है, मसलन आपने कहा यार वो तुम्हारा इसमें मुझे बिजली का बिल नहीं नजर आ रहा है, तो चीज बनी कैसे तुम्हारी, तो बिजली का बिल किधर है, वो जी जून का बिल जुलाई में पे हुआ, तो जून में अक्रूवल डालो ना यार, जिस महीने का उसमें डालो। सो जिस पीरियड का आपके अकाउंट्स बन रहे हैं उस पीरियड की तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स
और तमाम अक्रूवल्स रिसीवेबल एंड पेएबल वो आप अकाउंट फॉर करेंगे और फिर आपका बनेगा वो। फिर इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं भूलना। अगर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है आपने इग्नोर कर दिया तो वो कंजम्पशन सही नहीं ना निकलेगी, फिर मसला हो जाएगा। बहरहाल ये कुछ इसलिए आपने देखा होगा एडजस्टमेंट्स में अक्सर लिखा होता है कि आपने प्री पेमेंट्स की हैं तो आपने अकाउंट फॉर नहीं किया या आपने गलत अकाउंट फॉर कर दिया। वो अगला टॉपिक वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब ये तो हो गया, ये तो एक हो गया कि तमाम एरियाज को कंसिडर करके फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। चले एक बात हो गई, अब मुझसे कोई गलती हो गई या गलतियां हो गई हैं तो एक चैप्टर पूरा उन्होंने बनाया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता क्या है? अगर किसी भी देखिए बंदा बशर है, अगर अल्लाह के बनाए हुए बंदे में डिफेक्ट हो सकता है तो बंदे की बनाई हुई चीज में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बंदा तो खुद डिफेक्टिव है। अच्छा चले ठीक हो गया, ये तो एक वैसे मिसाल है। अब आपने गलती कर दी, ये नहीं कि हर दफा करेंगे, कर दी आपने, ये गलती हो गई, उसको ठीक कैसे करना? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा चैप्टर है, उसमें टाइप्स ऑफ एरर्स वो आपको बताएगा कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। जैसे कंपनसेटिंग एरर है, मैंने आपको कहा ट्रायल बैलेंस टैली है, लेकिन एक 10 लाख रुपए आपने डेबिट भी कम किया, क्रेडिट भी कम किया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली है। या आप एक एंट्री ही बीच में से खा गए हैं तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली है। या आपने ओवरस्टेट कर दिया, अंडरस्टेट कर दिया, इग्नोर कर दिया है, कंपनसेट कर दिया है, तब भी टैली है। टोटली टैली करना, हमने उसकी ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन को टैली करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। अब रेक्टिफिकेशन, अब पहले क्या आता है, हम 3 कॉलम बनाते हैं समझने के लिए। पहला होता है रॉन्ग एंट्री, दूसरा है करेक्ट एंट्री और तीसरा आएगा रेक्टिफाइंग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग एंट्री वो एंट्री होती है अगर आप उसको रॉन्ग एंट्री से या जो आपने गलत किया उससे कंपेयर करें तो ना सिर्फ वो रॉन्ग एंट्री को नलीफाई करेगा और करेक्ट एंट्री को बुक्स में लेके आएगा। मसलन एक मिसाल बनाते हैं, क्लोज करते हैं इसको। आपने एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, उसको कैपिटलाइज कर दिया आपने प्लांट एंड मशीनरी में। अब डेबिट करना था रिपेयर को, कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को। अब आप क्या करेंगे? रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि जो पहले अब अच्छा आपने एंट्री पहले क्या पास की? आपने की प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, करना था रिपेयर टू कैश। अब इसको कंपेयर करें तो रिपेयर आपका डेबिट हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगी। इसको कंपेयर करें रेक्टिव उससे रॉन्ग एंट्री से तो करेक्ट एंट्री बाहर आ जाएगी। उसने रेक्टिफाइंग एंट्री ने ना सिर्फ गलत चीज को नलीफाई किया बल्कि सही चीज को भी बुक्स में लेके आ गया। अच्छा जी, अब कुछ इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स है जो भी मैंने आपको बताया। जैसे आप अभी जो आपने कुछ मिसालें दी, ट्रायल बैलेंस एरर है। जैसे आपने एक डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, हो जाता है, बंदा बचर है। सेल को मैंने क्रेडिट लिखना था, मैंने डेबिट लिखा हुआ है, परचेज को डेबिट लिखना था, क्रेडिट किया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस एरर्स आपको नजर आने शुरू। फिर ट्रांसपोजिशन एरर है, एक फिगर आगे पीछे आपने कर दी है, वो भी आ जाता है। फिर कंपनसेटिंग एरर्स है, अगर मैंने क्रेडिट पे लाख कम किया तो डेबिट पे कहीं 1 लाख कम कर दिया, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस तो बताएगा ही नहीं आपको, वो कंपनसेट हो गया आपस में। फिर एंट्री में स्किप कर गया, मैंने एक बंदे से 5 लाख रुपए लिया, एंट्री नहीं मैंने डाली, तो डाली नहीं तो भाई किधर गया वो पैसा किधर गया फिर, ठीक है। तो इस मामले में ना जरा अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखना, क्योंकि पैसों के मामलात में बड़ा हेर फेर होता है, बहुत कुछ होता है और आपको मिलेगा भी प्रैक्टिकल लाइफ में। बहरहाल ये बाकी आप एरर्स में देखेंगे, उसमें मुख्तलिफ और भी जो टाइप्स होंगे। फिर है जी मेरी जो मेरे रह गए हैं 2 पॉइंट्स मेरे बाकी रह गए। बैलेंस शीट से रिलेटेड मुझे कौन कौन सी चीजें जो है उसको देखना। देखें ब्रॉडली तो मेरे पास 2 क्लासिफिकेशन है, एक फिक्स एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। इसी तरह उधर फिक्स लायबिलिटीज हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। आपने किसी चीज को स्किप नहीं करना, ये ना हो कि पता चले कि आपके फिक्स एसेट्स में ऑफिस के एसेट ही पूरे नहीं आ रहे, लैपटॉप गायब हो गया, फर्नीचर गायब हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट गायब हो गया, प्लांट एंड मशीनरी गायब हो गई। मतलब गायब का मतलब ये है कि शो नहीं किया जा रहा, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा। तो जहां आप बैठे हुए हैं, जैसे अब या आपका ओन्ड प्रेमिसेस है या रेंटेड प्रेमिसेस है, अगर ओन्ड प्रेमिसेस है तो उसको ऑब्वियसली रिटर्न उसके बैलेंस शीट के अंदर आना चाहिए, कंपनी के नाम के एसेट्स है, एओपी के नाम के एसेट्स है। इसी तरह अगर रेंटेड प्रेमिसेस है
तो फिर आपका एक तो रेंट आना चाहिए, दूसरा उसके भाई ऑफिस में बैठे हैं तो फर्नीचर तो होगा ना, कि खड़े होकर काम करते हैं आप लोग, फर्नीचर होगा, एसी होगा, लैपटॉप होगा, जो भी होगा, पंखा होगा, फ्रिज होगा, डीप फ्रीजर है, वट एवर, चूल्हा होगा, जो कुछ भी है वो नजर आना चाहिए कि जनाब जो आपके पास है वो पेपर में भी होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर किसी ने सवाल किया अगर मेरे एसेट जीरो हो जाता है डेपिसिट कर करके, तो आप बैलेंस शीट में क्या करें? वो तो जीरो हो गया, तो जीरो कर दे। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और चेक एंड बैलेंसेस हमें कहता है आपने टोकन वैल्यू पे शो करना है 1 रुपए पे। पूछे क्यों? अगर वो जीरो हो गया, आपने निकाल दिया और किसी ने चोरी कर लिया तो एसेट तो गायब हो गया। मतलब लैपटॉप फुली डेपिसिट हो गया, ये समझ लिया आप, ये डेपिसिट हो गया सारा। मैंने इसको 10% करते करते 10 साल में जीरो कर दिया। अब अगर मैं इसको फर्ज करें इसको बुक्स में से निकाल देता हूं और किसी को देता हूं और ये गायब हो जाता है, तो ना बुक्स में पड़ा हुआ है ना फिजिकली पड़ा हुआ है, तो पकड़ेगा कहां से आप बंदे को? इसलिए उसको टोकन वैल्यू पे रेट किया जाता है। तो आप कहेंगे यार ये 1 रुपए का कौन सा एसेट है? आप कहेंगे जी ये फुली डेपिसिटेड है। अच्छा बताओ है कहां पे? जी ये पड़ा हुआ है। तो वो फिजिकली भी रखना है और बुक्स में भी अवेलेबल होना चाहिए। बाकी बैलेंस शीट में और भी आइटम है, आप स्टॉक एंड ट्रेड है अगर होगा, देखिए हर वो चीज अगर रिसीवेबल एंड पेबल है तो वो बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो नहीं आएगी। मसलन एक बंदे के पास प्लांट मशीनरी है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं आएगी भाई। स्टॉक मेरा क्लोजिंग नहीं बचा तो नहीं आएगा, मेरा रिसीवेबल बचेगा तो आएगा, नहीं बचा तो नहीं आएगा, पेबल मेरा होगा तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो कैपिटल को भी आपने जो बिजनेस में बंदे ने डाला होता है उसको भी देखना लाजमी है, कितना पैसा वो लेके आया, बाद में प्रॉफिट कितना आया, डाइंग कितनी की, बचा भी कि नहीं बचा। कई दफा कैपिटल से ज्यादा अमाउंट लोग निकाल लेते हैं, ये भी बताता चलूं मैं आपको। नेगेटिव बैलेंस आ रहा होता है कैपिटल का, बिजनेस में पड़ा होता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ ऑपरेटिंग से नहीं आता, आप फाइनेंसिंग से भी ले सकते हैं और भी इन्वेस्टिंग से भी आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको मौका मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने का, तो उसकी सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी वो उसकी प्रोडक्शन होगी। अगर आपको वो आती है तो बाकी इतना कोई मसला नहीं है कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुंचता है। अब आपको 4 तरह की चीजें मिलेंगी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्निकल और मुश्किल चीज है वो है वर्किंग प्रोसेस। मुझे आप वर्किंग प्रोसेस का स्टॉक निकाल के दो, अगर आपने वो निकाल लिया, देखें रॉ मटेरियल तो पता है आपको परचेज हुआ, फिनिश पता बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड करो, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये वर्किंग प्रोसेस कैसे निकलता है? बड़ा अच्छा सवाल है, लास्ट है, मैंने कहा बट नॉट द लीस्ट। आपको अगर मैं इसमें कहूँ कि मुझे वर्किंग प्रोसेस निकाल के दो, तो एक दफा तो आप कहेंगे जी वर्किंग प्रोसेस तो उस पर कुछ मटीरियल लगा होगा, कुछ पे नहीं लगा होगा, मतलब कुछ पे मुकम्मल हो गया होगा, कुछ पे लेबर लगी होगी, कुछ पे एफओएच लगा होगा, पार्टली होगा पार्टली नहीं होगा, तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको वहां का जो प्रोडक्शन मैनेजर है या टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं वो बताएंगे। मसलन टेक्सटाइल में पिस्मा टेक्सटाइल मुझे याद है, अगर उसका नाम मैं गलत नहीं कर रहा, तो उसका टेक्सटाइल मिल थी, धागा बनाते थे कॉटन, वो रुई पकड़ के उसको घुमा के प्रोसेसिंग करके, पहले ओबियसली उसको साफ करना है, उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है जी, इसको पहले साफ करें, साफ किया हो गया, चले जी इसको इस प्रोसेस में से गुजर गया जी, फिर जी इसका वो बन गया धागा, बन गया जी, इसको लड़ियों के ऊपर चढ़ाया जी, चढ़ गया जी, फिर जी इसकी पैकिंग करें, हो गया जी, फिर बोरों में बंद करें जी, कर दिया जी, अब आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन इसके उसने मैं कहता हूं कि सबसे मुश्किल चीज है ही वर्किंग प्रोसेस। उसके अंदर फार्मूलेशन उन्होंने लगाई हुई है, ये यहाँ पहुंचा होगा तो इतनी कॉस्ट हमारी होती है, यहाँ पहुंचा होगा तो इतनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फलाना जो उन्होंने फार्मूले हैं वो लगाए होते हैं। क्योंकि अगर आपको वर्किंग प्रोसेस निकालना आता है तो फिर आपके लिए वहाँ की कोई चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल चीज़ होती ही वर्किंग प्रोसेस है, और वो हर बंदे को नहीं आता। आपने जब स्टॉक टेक करनी है तो 4 तरह का स्टॉक आपके पास आ रहा है। स्टोर्स एंड स्पेस में क्या पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वर्किंग प्रोसेस में भी लिस्ट आपको बना के दी जाएगी। तो ये मजाक नहीं हो रहा, इसकी कैलकुलेशन स्टेज ऑफ कंप्लीशन से की जाती है। मेरा मटेरियल कितना लगा, मेरा लेबर कितना लगा,
मेरा FOH कितना लगा, और अगर सब कुछ ही लग गया है तो चीज़ बन क्यों नहीं गई, फिर वो बन गई है। तो एक बनने से पहले वाला है, एक बनने के बाद वाला, एक दोनों के दरमियान में है। ये थे जी कुछ आज आपकी पॉइंट्स थे। आपने अगर कोई सवाल करना है, वरना फिर उन्होंने एक सवाल किया है वो मैं ले लेता हूँ जी। आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो या आप पूछना चाह रही हो तो कर लें आप। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टू द पार्टी, ये एक था वो मैं बताता हूँ। पेमेंट के ऊपर वो है। वो ये होता है, जब आप किसी को पेमेंट करेंगी तो टैक्स ऑफिस उसको 153 में ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि जब आप उसको पेमेंट करेंगी ना, उसमें लिखा होता है कि ये जो सेल करेगा उस पर आपने टैक्स नहीं काटना। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस टैक्स पहले दे दिया होता है। जब वो अपना टैक्स दे आया है तो 2 दफा तो टैक्स नहीं ना होना वैसे। ये वजह होती है उसकी, रीजन आपके पास आ गई ना कि क्यों नहीं टैक्स काटना। लेकिन वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, अपनी आंखें कान दिमाग खुले रखना, वो वैलिड होना चाहिए। कई दफा लोग पुराने सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। पेमेंट आप कर रही है 21 में, वो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट 20 का या 19 का पकड़ा देगा। ठीक हो गया। फिर इशू कब हुआ? इशू होने से पहले की पेमेंट पे टैक्स कट जाएगा। अगर आपको 10 दिन लेट एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हुआ है तो उस 10 दिन में जो पेमेंट होगी वो टैक्स काट के होगी। उस पीरियड का होना चाहिए, उसी बंदे का होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ठीक हो गया, तब आप उसका टैक्स नहीं काटेंगे। जी मिस, आपका कोई सवाल है? सर ये आपने टैक्सेबल इनकम एक फार्मूला बताया, वो बता दो वापस। कौन सा फार्मूला? सर ये टैक्स, अच्छा, वो निकालने का जो, वो आप पहले देखिए 3 चीजें आपको, इनकम, इसकी डेफिनेशन है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, तीनों की डेफिनेशन अवेलेबल है। अब आपने इनकम निकालनी है। इनकम में फिर आपने तमाम इनकम्स को जमा करना है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, इसे NTR कहते हैं इनकम, उसको जमा करेंगे और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम को भी जमा करना है। ये आ जाएगी आपके पास टोटल इनकम। टोटल में से आपने माइनस कर देना है एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे मेडिकल अलाउंस आपने किया था, और डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो मुझे जो टैक्स चार्ज होगा टैक्सेबल इनकम पे होगा, और जितनी एग्जम्पशंस जो कुछ भी था आपने पहले माइनस कर दिया। मिस, आपका कोई और सवाल है? नहीं है आपका कोई? हाँ जी मिस, आपका। चले जी, सवाल आपके पूरे हो गए। आज का उनका ले लेते हैं। एक उन्होंने किया, आमिर हनीफ साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे हैं जी कि सर प्लीज डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रोफाइल सबमिशन। आमिर साहब, आजकल ना 114 सेक्शन आया हुआ है, बड़ा वेल नोन है। वो ये कह रहा है कि 31 मार्च तक लोगों ने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आपने अपना प्रोफाइल ऑनलाइन अपडेट ना किया तो आपको वो 31 मार्च के बाद एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से बाहर निकाल देगा। सो इस बहस में ना जाएं। कोशिश करें कि जो 114A में, जैसे उसमें बिजनेस इनकम का लिखा हुआ है, FTR इनकम का लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिस्ट एक बनी हुई है। आप उन लोगों को, या वो लोग जो 30 सितंबर के अंदर उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उसके अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, नए लोग आए हैं, उनको प्रोफाइल अपडेट करना। उनका तो प्रोफाइल पहली दफा बन रहा है, अपडेट ही होना चाहिए, उसके बगैर अंदर बाद बंदा आगे क्या करेगा। तो अपडेट कर लें और 2 लिस्टें बना लें। एक अर्जेंट बेस पे करें जिन्होंने 31 मार्च तक करना है, हमने ये किया। और जो उसके अलावा लोग हैं, आप ऐसे करें, तमाम लोगों का प्रोफाइल अपडेट करें। जिनको कंपल्सन है उनको 31 मार्च से पहले कर लें, और जिनको रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आपको नजर आता है कि चीजें अपडेटेड नहीं है, तो आप उसको 31 मार्च के बाद ले जाके उसको भी अपडेट कर दें, ताकि कोई क्लाइंट आपका रह ना जाए। क्योंकि अगर वो बाहर निकल गया फिर क्लाइंट आपसे वो लड़ेगा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि तमाम लोगों के प्रोफाइल्स को, जहां एप्लीकेबल है तो 31 मार्च से पहले कर ले, नहीं है तो उसके बाद कर ले। तो आमिर साहब, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, आप लोगों का क्वेश्चन तो नहीं क्लोज करें फिर? चले जी, आज का सेशन इधर ही क्लोज करते हैं जी। इंशाल्लाह ताला कल फिर 8:30 बजे फिर कोशिश करेंगे जी, अल्लाह के हुक्म से इसको कैरी करें। तो अब हमें, आप कोई और सवाल हो तो ज़रूर कर लें। आमिर साहब, कोई और सवाल है? और दूसरा, इसको ओके कर दें आप मुझे। आप पता नहीं लाइन पे हैं कि नहीं। बहरहाल जवाब आपको चला गया, रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। जी, आप लोगों ने कोई और चीज़ करनी हो तो कर लें, क्योंकि अभी कोई 10-1 मिनट, आपने जल्दी तो नहीं आपको टाइम? अच्छा, चले तो 10 मिनट और है जी। आपने कोई और सवाल करना हो, मैं कोई और पॉइंट निकालता हूँ, आप भी देख लें, ताकि घंटे का सेशन पूरा हो जाए ना, बात खत्म करें। देखें मिस, एनुटी दो चीज़ें अलग अलग है।
एनुटी का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको हर महीने हर गैप के स्पेसिफाइड गैप के साथ आपको दी जाएगी, उसे एनुटी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपका आमिर साहब एक और सवाल वो बाद में लेता हूँ जी। मैं दूसरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपने कहा एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, नहीं देखिए ना, एनुटी तो देखिए मैंने लगाया है 10 लाख रुपए। अब एनुटी का फार्मूला ये होता है कि वैसे तो इसके स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट में इसके फार्मूले दिए हुए हैं, वो आप देख सकती हैं कि मैं हर महीने कितनी पेमेंट करूं या रिसीव करूं, कि अगर रेट ऑफ मार्कअप ये हो तो इक्वल अमाउंट मेरे पास है, उसको एनुटी कहा जाता है। एक फिक्स अमाउंट जिसे कहा जाता है वो एनुटी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि आपने जो पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड है, आपका पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा, उस पे इंटरेस्ट और सबको नहीं इन्वेस्ट किए, सबको इन्वेस्ट करते जाते हैं आप लोग। ये नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा हो, सिर्फ एम्प्लॉय का हो, वो इंटरेस्ट भी नहीं इन्वेस्ट होता है, तो वो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसे आप कहते हैं। हमको सूदी निजाम की बात नहीं कर रहे। अगर आपने 10 लाख लेना था, उस पर आपको 2 लाख और आ गया है, तो अब री इन्वेस्ट 12 लाख नहीं होना है ना, ये कंपाउंड होता जाएगा, फिर वो ऐड होता जाएगा अंदर। ये नहीं होगा जैसे अगर आप बैंक से लोन लें, अब बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आपके काम आएगी। अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपया, मैं डिफॉल्ट कर गया हूँ, मार्कअप हो गया ऊपर 15 लाख रुपए। अब गौर से सुनना, बीबी किधर देख रही, इधर देखो। 10 लाख आपने लोन लिया, आप डिफॉल्ट कर गई, वो 15 लाख मार्कअप हो गया। उतनी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है जितना मार्कअप हो गया, लेकिन उस सूरत में मैंने मार्कअप के ऊपर मार्कअप नहीं देना, मार्कअप लग रहेगा। मुझे मार्कअप पढ़ना है 10 लाख के ऊपर। हर दफा जो अमाउंट कैलकुलेट होगी वो 10 लाख पे होगी, वो मेरा ओवरड्यू होता जाएगा। मार्कअप, अब जाहिर बात है अगर आप मार्कअप नहीं पे करेंगे वो अलग जमा होता जाएगा। प्रिंसिपल ने तो 10 लाख ही रहना, वो नहीं बढ़ रहा, तो मार्कअप की मद वो बढ़ता जाएगा, लेकिन कैलकुलेट किस पे होना है। लेकिन अगर आप रीशेड्यूलिंग करवा लें, आप कहेंगे ऐसे करें, इसको ऐड कर दे मेरे प्रिंसिपल के अंदर, बजाय मुझे आप तंग करें, फिर कहेंगे मैं ओवरड्यू हो गया, पैसे नहीं आ रहे, आप मुझे एक रीशेड्यूलिंग कर दे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पैसे वापस कर दूं। वो क्या करेगा, उसको ऐड करके रीशेड्यूलिंग करके, तो आपको जो भी आपने जैसे सेटलमेंट करनी है, अब चॉइस आपकी है। अगर मार्कअप के पैसे हैं तो वो दे दे, आप वो दे के तो प्रिंसिपल की रीशेड्यूलिंग करवा ले, नहीं तो वो कुछ लोग फिर दोनों को जमा करके इकट्ठा ही लोन एक बना के तो जनाब 25 लाख रुपया मैं आपको वापस कर देता हूँ। लेकिन अमूमन ऐसे नहीं होता, क्योंकि वरना अगर ऐसे हो गया तो मुझे 15 लाख पे भी मार्कअप पड़ना शुरू हो जाएगा। वो तो मार्कअप है जिसकी इजाजत नहीं होती। ठीक है, हमारे कौन सा केस था, उसमें एक बंदे का ना लीज पे था, वो डिफॉल्ट कर गया। बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये काम आएगी आप लोगों के। तो वो बंदा बड़ा परेशान था, मेरे पास आया तो कहता पाट साहब वो मैं ना डिफॉल्ट कर गया, मेरा कारोबार खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर अब उनके पास ना आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी थी, उन्हें ट्राले लिए थे लीज पे, वो डिफॉल्ट कर गए, नहीं चला, वो एक्सीडेंट भी हो गया, उनकी फ्रैक्चर मसला हो गया। बात बहरहाल कहते जी वो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप ट्राले वापस ले लें और पिछली अमाउंट भी रख लें और खाता खत्म करें बात। कहते जी वो कह रहे नहीं ट्राले तो आप देंगे, साथ आप 8 से 10 लाख रुपए अमाउंट भी आप पे करेंगे। कहता जी मेरा तो बिजनेस बंद हुआ पड़ा है, मैं कहां से दूंगा आपको, तो इसका कुछ कर लें। मैंने कहा अच्छा दिखाएं, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ओबियसली हमारा चूंकि फील्ड ही ऐसा है, पैसों का चेक करना होता है। मैंने इंफॉर्मेशन ली, मुझे ये पता चला कि अगर कोई पार्टी वाकई जेन्युइनली डिफॉल्ट कर जाए, और गौर से सुनना, तो रेट ऑफ मार्कअप अगर आपको पड़ रहा था 18%, तो डिफॉल्ट करने के बाद आप पे जो रेट ऑफ मार्कअप होगा वो होगा जिस रेट पे स्टेट बैंक आगे लेंड करता है, और वो था 6%। ठीक हो गया। अब मैंने कैलकुलेशन की, मुझे पता लग गया कि ये टेक्निकल चीज है। मैंने कहा जी कैलकुलेशन दे, कैलकुलेशन की, पता लगा। अब पहला बंदा आया, वो जी आप ऐसे करें, आप ना हमें 14 लाख का एक चेक दे दे और ट्राले दे, बस बात खत्म। मैंने कहा बात सुनो भाई, कि तुमने कैलकुलेशन कैसे की, जरा वो तो बताओ। नहीं आपको ये देना तो पड़ना ही है, तो उसका क्या फायदा। मैं कहा नहीं आप दो तो सही ना। उन्होंने कैलकुलेशन दी, आप हैरान होंगी कि उसने क्या किया कि जहां उसको 6% करना चाहिए था, उसको 33% मार्कअप चार्ज हुआ था। मैंने कहा भाई वो तो पहले ही मरा पड़ा है, उसको और मार रहे हो तुम, कर क्या रहे हो भाई, तुम्हें पता नहीं कानून क्या है।
नहीं जी नहीं यार, ये तो आपको देना पड़ेगा। मैं कहा फिर ऐसे करते हैं, हम फिर कोर्ट में चलते हैं, तो वहां देखते हैं क्या होता है। हम आपको कह रहे हैं आप ले लो भाई, बात खत्म करो। अच्छा, अब क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने आए, उन्होंने कहा जी देखिए हमें जो लोगों ने कहा, हमने तो ऊपर मैनेजमेंट ने जो कहना था मैंने करना था, बहरहाल बात ये है। मैंने कहा जरा रिकैलकुलेट करो, और कैलकुलेट क्या करना मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, अच्छा वो मुझे ना बार बार यही डराएं कि जी आपको ये देना पड़ेगा, तो आप जा नहीं सकते। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, बेसिकली मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, और मैं टैक्स बार को प्रेजेंट करता हूं भाई। हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। और मैं कहता हमारी डिस्कशन, हमारा डिस्प्यूट किसके साथ है पता है आपको? एफबीआर के साथ होता है। और नाम तो तुमने सुना होगा उसका। जब नोटिस आता है तो बंदे की जमीन नीचे से निकल जाती है। वो मैं कहा मैं पूरी दुनिया को समझाता हूँ, तुम मुझे समझाने आ गए हो। मैं कहा एक काम करो, तुम साबित कर लो, पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। कितने चाहिए तुम्हें? करोड़ रुपया मांगते हो? दूंगा, लेकिन पहले साबित कर लो। और आपस की बात है, बुरा ना मनाना, साबित तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास वर्किंग आ गई है, मैं वर्किंग बना के आया हूँ, मेरा पैसा तुम्हारे पास आ गया है। अब तुमने मुझसे लेने नहीं है, मुझे देने हैं। वो परेशान हो गए, कहाँ से देने हैं? मैं कहा आप कैलकुलेशन देखें। उन्होंने देखा कि हमारी कैलकुलेशन में, अपनी कैलकुलेशन में कोई गलती की हुई थी, एक अमाउंट 2 दफा ली हुई थी। फिर उन्होंने करेक्शन की, फिर उसने कहा अच्छा जी चले ठीक है, आप ऐसे करें, आप हमें ट्राले वापस कर दें, हम बात को खत्म करते हैं। तब जाके वो लोग वहां पे जाके बात खत्म हुई। एक मिनट मैं इसको कह दूं, उमैर मैं आपको फोन करता हूं, आप आधे घंटे में फोन करो उमैर। ओके सेशन हो रहा जरा। तो वर्किंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। तो लीगल लिजिटिमेट जो राइट था, लड़के फिर हमने लिया। ये अल्लाह जानता है कि उस बंदे का जितना भी था, चले 8 लाख भी हो तो रिलीफ तो 8 लाख का मिल गया ना आपको। 8 लाख का रिलीफ आपको लेके दिया आपने, ठीक है। बड़ी बात होती है किसी के घर में जाके उससे मनवाना, और लीगली मनवाना आसान नहीं था ये भी। बहरहाल तो वो जो चीजें जो आपने पूछी, वो दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दी जाती है ताकि आपको पता हो कि यार कहीं ना कहीं ये चीज काम आ जाएगी। आप लोगों का कोई और सवाल है? वो उधर से एक सवाल, 2 सवाल आए हुए हैं। आमिर हनीफ कह रहे हैं यूटिलिटी बिल्स इंक्लूड्स बिजनेस बिल्स ओनली। आमिर हनीफ साहब, अगर आप किसी के जाती बिल्स भी कंपनसेट करेंगे तो आप कंपनी वो एक्सपेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि डायरेक्टर फाइनेंस है। डायरेक्टर्स को अमूमन आपको पता है गाड़ियां, बड़े बेनिफिट दिए होते हैं। तो उस सूरत में उनके बच्चों की फीस भी अगर आप पे कर रहे हैं तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। आमिर हनीफ साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। एक और है जी, ले लेता हूँ। मियाँ महमूदुल हक साहब का सवाल है, सबके काम आएगा। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली गाइड मी अबाउट दी मशीनरी सेल्स टैक्स रिफंड अंडर दी रूल 34(1)D, सेम प्रोसीजर एज सेक्शन 10 एक्सपोर्ट फाइलिंग एंड एक्सेल H अंडर रूल 28, और नॉट फॉर द मशीनरी रिफंड अंडर रूल 29 एंड 30। देखिए मियाँ महमूदुल हक साहब, बात ये हो रही है एक्सपोर्टर के लिए, आपको पता है अगर आपने रिफंड लेना है तो उसकी एप्लीकेशन के बगैर तो वो लेते नहीं है। मशीनरी का ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट का रिफंड आपको दे रहे हैं, एक्सपोर्ट 0 रेटेड है, आपको पता है। उसके अगेंस्ट जो आप पे करेंगे, अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं है, यानी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप टैक्सेबल वाला तो आपको पता है वो मिलता है आपको 1 साल के बाद, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब अप्लाई करके लेंगे। और ये वाला अगर उन्होंने आपको जगह वहां दी हुई है, इसको फीड करके आप पैसा वापस मांगे। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर उनसे क्वेरी मार्क करें कि भाई इसको लॉ के मुताबिक बनाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं आपको एक चीज सबको शेयर करता चलूं, अक्सर अब क्या हो रहा है कि एक वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न फर्ज करके मिसाल लेते हैं। अभी इनकम टैक्स रिटर्न क्या कर रही है आपके नॉलेज पर्पज के लिए? वो क्या कर रही है कि कुछ जगहों पे लोगों की टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल से बढ़ा देती है और कुछ जगहों पे कम कर देती है। आप हैरान होंगी ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि वो बिल्ट इन है, वो बाय डिफॉल्ट है। मसलन आप उसमें जाके अगर सैलरी डालेंगी ना, डाल दी आपने टैक्सेबल सैलरी, टैक्स नहीं वो आपको कैलकुलेट करने दें, टैक्स वो खुद कैलकुलेट करता है। अच्छा, अब फर्ज करें हमने अपनी रिटर्न फाइल की, उन्होंने क्या किया, जो हमने कंप्यूटेशन बनाई लॉ के मुताबिक जो भी बनाया, उन्होंने क्या किया कि मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरी कंप्यूटेशन से कम बना दी। अब मुझे तो खुशी होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं है। उसे को भाई एक लेटर मार्क करो कि आपकी जो कंप्यूटेशन है वो लॉ के मुताबिक नहीं है,
हमने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके मुताबिक ये टैक्स बनता है, आपकी रिटर्न ये कह रही है, तो ये गलत है। मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं, इसको आप करेक्शन करें। अब वो करे या ना करे वो उनका मैटर है। अच्छा, अब जहां ज्यादा होगा वहां क्या होगा? फर्ज करें मुझे फोन आया हुआ था, कितना टैक्स था जी? 35 लाख बनता था, और रिटर्न क्या कर रही है, उसको 45 लाख बनाई जा रही है। वो नॉर्मल को भी जमा करी जा रहा है, मिनिमम को, दोनों को जमा करी जा रहा है। तो वो परेशान के जी मेरा तो 35 लाख बनता है, ये 45 कहां से आ गया? देखें, रिटर्न ताबे होती है लॉ के, लॉ रिटर्न के ताबे नहीं है। लॉ ने पहले रूल्स बनाए, लॉ बना, रूल्स बने, रिटर्न का फॉर्मेट आया, उसमें फीड हुआ, पहले लोगों के कमेंट्स आए, फिर वो फीड हुआ। तो आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि रिटर्न जो कहती मैंने वो नहीं करना, मैंने वो करना जो मुझे कानून कहेगा जनाब। और इस पे हमारे पास जजमेंट्स अवेलेबल है, मैं आपको बताता चलो, हाई कोर्ट की, ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी रिटर्न, कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन लॉ के इनकंसिस्टेंट होगा तो प्रिवेल लॉ करेगा वो, या वो रिटर्न या वो चीज प्रिवेल नहीं करेगी। मसलन एक रिटर्न अगर आपकी लायबिलिटी 0 कर दे तो क्या मैंने टैक्स नहीं देना? अच्छा, मेरा टैक्स 35 लाख से बढ़ा के 70 लाख हो जाए तो क्या मतलब अब मैं ज्यादा टैक्स पे करूं? भाई रिटर्न कौन होती है मुझे बताने वाली? वो कौन है? मुझे तो फॉलो करना है लॉ को। जब देखें, जब आप जज के सामने खड़े होंगे तो उसने कहना जनाब क्या आपने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज की है? पहले तो मुझे ये बताएं आपकी लायबिलिटी बनती कितनी है, इसको तो बाद में करेंगे। मैंने कहा सर ये कंप्यूटेशन है मेरे पास, इसको आप वेट करवा लें, इनसे कर लें, खुद कर लें, करवा लें, इसको चेक कर लें। अच्छा जी दिखाएं, चेक हुआ, अच्छा जी ये आपने ये किया, अच्छा फलाने का ठीक हो गया, तो सही है ये। मैं कहा जी हमने तो अपने हिसाब से बनाई है, ये 10 लाख बनता है। अच्छा चले ठीक है, अब रिटर्न क्या कहती है जी? जज एकदम से फौरन आएगा आपकी तरफ, अच्छा भाई रिटर्न क्या कहती है? सर ये रिटर्न की कंपटीशन है, बताओ ना कहती क्या है? मैंने कहा सर वो 15 लाख कर रही है। वो क्यों कर रही है भाई? सर उसने क्या किया कि मिनिमम को भी ले लिया और नॉर्मल को भी जमा कर दिया। अच्छा, दोनों को जमा किया हुआ है, तो आपने दोनों नहीं देने थे? मैं कहा नहीं सर, विच एवर इज हायर पे करना होता है। अच्छा कौन सा सेक्शन है जी? सर ये वाला सेक्शन। अच्छा दिखाए जी, देखो, अच्छा आपका 10 है, उसका 15 है। अच्छा लॉ के मुताबिक 10 बनता है, 15 नहीं बनता, तो ये तो रिटर्न गलत कैलकुलेट कर रही है। मैंने कहा सर यही हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है जनाब। आप कुछ कहना चाहते हैं डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से? नहीं, उससे पूछ रहे हैं आप कुछ कहना, वो भी खड़े हैं वहां पे टैक्स ऑफिस वाले। यदि आपको क्या कोई इतराज तो नहीं? वो कह रहा है ये गलत है। आप क्या मानते हैं इस चीज को? हाँ जी, अगर आप मानते हैं आप जाके पहले अपनी रिटर्न को ठीक करें, और लोगों को परेशान करने की बजाय ना, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, आप इसको एक तो ये इसको ठीक करें और इसको डायरेक्शन दें आप एफआईआर को स्पेसिफिकली कि अपनी चीज़ों को वेट करके और लोगों से क्या कहते हैं ओपिनियन लेके सारा कुछ करो, चैम्बर से हर बंदे से लेके फिर आप सवाल कर रही थी मिस। सर वो जो 6% आपने बताया, ये जो स्टेट बैंक का आपने अभी बता रहे थे कि वो देखें, जब स्टेट बैंक आगे इनको बैंक्स को, शेड्यूल बैंक्स को लोन देता है ना, वो फर्ज करे देता है 10% पे, ज्यूम कर लेता है, ये आगे देते हैं 18% पे। तो इन्होंने उसमें से वो जो मार्कअप उसको देना होता है वो बैंक एक्सपेंस क्लेम करता है। अच्छा। बाकी इनकम उसकी वो है। या देखें, बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स का काम क्या है? लैंडिंग एंड बोरिंग। लोग बैंक का या थर्ड पार्टी का पैसा लेके उसको आगे देना और बीच में से मार्कअप निकाल के। बहुत कम बैंक्स ऐसे हैं जिनको लॉस हुआ हो, बहुत कम बैंक ऐसे हैं। आप लिस्टेड कंपनियां उठा के देख रहे हैं क्योंकि लिस्टेड होते हैं बैंक सारे। दिस इज वाई आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूं कि बैंकिंग कंपनी का टैक्स रेट 35% से कम नहीं हुआ, दूसरी कंपनियों का रिड्यूस होके 29% पे चला गया। इसका नहीं वो कम कर रहे। पूछे क्यों? उसने कहा भाई तुम तो पैसा कमा रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो अगर 100 कमाते हो 35 दोगे तो फिर भी 65 तो तुम्हारे पास है। उसका कम नहीं कर रहे, उस पर सुपर टैक्स लगा हुआ है। स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर जाएंगे तो 4% जो है, 2 या 4% जो भी उसका है वो तरीका उसमें सुपर टैक्स का बताया हुआ है, वो आपने पे करना है। वो दूसरों पे खत्म हो गया, इन पे उन्होंने खत्म नहीं किया। वो कहते भाई तुम तो कमा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? या तो वो लॉस है, दिखाओ ना किधर है लॉस। और तुम करते क्या हो? लोगों का पैसा इस्तेमाल करके तो बैंक चार्जेस जो भी है, वट एवर मार्कअप है, लोकर चार्जेस, फलाना फलाना फलाना। इसलिए दिस इज वाई वो कहते नहीं भाई आपका नहीं कम होना, आप हम काम नहीं करें। उनका 50+% से रिड्यूस होके 29 पे आ गया।
और इसने जाके रुकना है 22 20% पे जाके, 20 या 25 पे जाके ये रुकेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो बंदा ज्यादा पैसा कमा रहा है वो कहते हैं भाई तुम तो दोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और एक सवाल और आ गया जी, बस लेके तो क्लोज करते हैं। मियां महमूदुल हक साहब कह रहे हैं, सो सर व्हाट अबाउट एन एक्शन एच इज मैंडेटरी और नॉट फॉर मशीनरी सेल टैक्स रिफंड। देखिए, अगर आप एनेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं तो पहले चेक कर लें, अगर तो वो मस्ट है तो फिर तो आप फाइल करेंगे, और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो देखिए, जब भी कोई एनेक्शन आपने फाइल करना होता है उसकी लीगल बैकिंग इसको देखनी पड़नी पड़ती है। मुझे अभी ज़बानी याद नहीं है, मैं इसको चेक करके आपको बता सकता हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर रिफंड के लिए उन्होंने इसको लाजमी किया तो आप उसको फाइल करें फिर, और अगर वो नहीं उसके बगैर मिल जाता है तो फिर कोई मसला नहीं है, ले लें आप। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। अगर प्रोसीजरल की वजह से भी वो कहते हैं आप ये फाइल करेंगे आपको मिलेगा तो ले लें, नहीं करते तो ना लें फिर आप। हाँ जी, कोई क्वेश्चन और आपका वो रह गया था, अच्छा आपका तो सवाल हो गया था, और कोई वर्किंग प्रोसेस आपने बताया नहीं। वर्किंग प्रोसेस में फिर आपको देखना पड़ेगा। देखिए 3 चीजें हैं, एक मटेरियल है, देखिए एक चीज कितनी चीजों से मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर, एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीनों को जमा कर दें तो आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन में, अब एक और भी बड़ा अच्छा सवाल है, एक तो प्रोडक्शन हो गई, अच्छा जी उन्होंने थैंक यू कह दिया जी, आपका शुक्रिया जनाब मियां महमूदुल हक साहब। अच्छा वो कह रहे हैं यस सर कंपल्सरी फॉर गेटिंग द क्लेम, तो ठीक है ना महमूदुल हक साहब, फिर तो बात ही खत्म होगी, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे जब तक क्लेम नहीं आएगा। वो मैंने भी पढ़ा है जितने अपडेट्स आए हैं कि अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो रिफंड आपको नहीं मिलेंगे। चले अच्छा, अब आपका सवाल क्या था जी कि वर्किंग प्रोसेस। देखें बात ये होती है, ये आप इसको ले लें, किसको ले लें, इसको ले लें। ये एक जो चीज बनती है ये कितनी चीजों का मजमुआ है। इसमें पहले इसके रॉ मटेरियल लिया गया होगा, ठीक है, उस पे फिर ऑब्वियसली लेबर या मशीनरी लगी होगी या दोनों लगे होंगे, फिर इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, ये 3 चीजें मिला के तो आपकी बनती है फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट है, और इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस एफओएच, ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, टोटल की बात हो रही। लेकिन बात ये है, अगर ये आधा बना हो, अभी जुड़ा नहीं है ये, अभी कुछ लेबर लगनी बाकी है, कुछ एफओएच लगने बाकी है, तो इस हालत में 30 जून आ जाता है और आप स्टॉक टेक करती हैं तो मोबाइल तो मुकम्मल नहीं है, फिर ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये रॉ मटेरियल भी है, इसमें कुछ लेबर भी है, जितनी लेबर लगी होगी वो, जितना एफओएच लगा होगा वो, जितना मटेरियल इस पर लग चुका होगा वो, ये तीनों को जब आप क्लब करेंगी तो वो बनेगा वर्किंग प्रोसेस। क्यों? उसके नाम से जाहिर है, देखें ना नाम क्या है, वर्क इन प्रोसेस। अभी चीज प्रोसेस में है, सड़कों पे लिखा था ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वर्क इन प्रोग्रेस, वो वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, आप वर्क इन प्रोसेस लिख रहे हैं, ठीक है, लंबा काम होता है ना, तो प्रोसेस में काम अभी चल रहा है जनाब, तो अभी बना नहीं है। लेकिन ये ना रॉ मटेरियल है ना ये फिनिश गुड्स है, ये दरमियान में आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन किसी भी इदारे में सबसे टेक्निकल होगी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं, इधर से चीज पकड़ी इधर बेच दी, अब क्या है, या पड़ा होगा या बेचा होगा, 2 ही चीजें होनी है आपके पास। तो अगर आप फिनिश गुड्स, इवन रॉ मटेरियल में भी ट्रेडिंग हो सकती है, फिनिश में भी हो सकती है, किस में कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा जी आखिरी सवाल लेके क्लोज करते हैं, टाइम भी हो गया। वो सवाल कर रहे हैं, कौन है, बाजवा साहब है, वो कह रहे हैं सलाम सर, वालेकुम सलाम, आई एम लॉयर, आई वांट टू आस्क हाउ मच अकाउंटिंग बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस टैक्स। बड़ा अच्छा सवाल है बाजवा साहब। बेहतर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अब आप मुझे, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितनी लीगल बैकग्राउंड होनी जरूरी है कि एक बंदा वकील बन जाए। तो थोड़ा बहुत नॉलेज थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लोग भी, जब मैं भी शुरू हुआ था तो लीगल पॉइंट को मुझे भी समझने में टाइम लगता था, या लीगली क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाए, करते जाए, लेकिन जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगी, अकाउंटिंग और ऑडिट बैकग्राउंड हो तो टैक्स बेहतर समझ आ जाता है आपको।
ये नहीं मैं कह रहा कि हरफे आखिर कोई नहीं होता, तो आप अकाउंटिंग को भी थोड़ा थोड़ा करें विद दी पैसे। जैसे आप लीगल को आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, अकाउंटिंग को भी सीखें, फिर इंशाल्लाह ताला बड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखें वजह क्या है, वाई दिस इज सो। रिटर्न में फिगर्स के बगैर तो रिटर्न जाती ही नहीं। आप खाली कानून को क्या करेंगे, आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी आ रही, आपने फिक्स एसेट की वैल्यू नहीं निकाली हुई, आपको डबल एंट्री पास नहीं करनी आती, आप बैंक की एंट्रीज कवर नहीं कर रहे, वहां तो फाइनेंशियल इंपैक्ट है। फाइनेंशियल इंपैक्ट अपनी जगह पे होता है, ऑडिट एस्पेक्ट अपनी जगह पे होता है, और टैक्स एस्पेक्ट अपनी जगह पे होता है। ये तीनों अटैच्ड है ऐसे आपस में। अगर आप अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्स को अटैच कर रहे हैं तो ये बेस्ट चीज आपकी बनेगी। लेकिन तीनों होंगी तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा काम नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा बीच में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है जी, इसको क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में फिर